नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 केंद्र सरकार की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका केंद्रीय मंत्री परिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम मंत्रिमंडलीय समितियों की, यानी कैबिनेट कमिटीज की। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताओं से। पहला, यह गैर संवैधानिक है। इनका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। ठीक। दूसरा, ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, पहली स्थायी, दूसरी अस्थायी। स्थायी समितियां स्थायी प्रकार की होती हैं। स्थायी समितियां जो होती हैं वो हमेशा बनी हुई होती हैं। ठीक। जबकि अस्थायी प्रकृति की समितियां जो होती हैं उनका गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है और प्रयोजन पूरा होते ही, काम पूरा होते ही इन्हें खत्म कर दिया जाता है, विघटित कर दिया जाता है। तीसरा, ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थिति की मांग के अनुसार गठित की जाती हैं, इसलिए इनकी संख्या, संज्ञा तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है। ठीक। चौथा, इनकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। ठीक। सामान्यतः इनके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन गैर कैबिनेट मंत्री इनकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते, क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि भैया जो बड़े आईएएस ऑफिसर हैं उनको लेकर कोई कमेटी बनाई गई, कोई जज हैं उनको लेकर कोई कमेटी बनाई गई। ठीक। पांचवा, इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। ठीक। कि भैया ये जरूरी नहीं है कि उस मामले से जुड़े ही मंत्री हों, कोई वरिष्ठ मंत्री भी आ सकते हैं इसमें। छठवा, समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं, कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक। लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हों तो अध्यक्षता वही करते हैं, क्योंकि उनके पद की गरिमा के लिए आवश्यक है। बात करते हैं सातवें की। समितियां ना सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती हैं और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। ये अधिकार भी समितियों के पास होता है। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णय की समीक्षा कर सकता है कि भैया आपने ये निर्णय सही लिया है या गलत। ठीक। आठवां, समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए सांगठनिक युक्ति की तरह है। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती हैं तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती हैं। ठीक। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल समितियों में बदलाव की, क्योंकि 1994 में 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थीं। फिर 2013 में 10 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थीं, अस्तित्व में थीं। लेकिन वर्तमान में 6 मंत्रिमंडल समितियां कार्यरत हैं। पहला, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दूसरा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तीसरा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। चौथा, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। पांचवा, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। और छठवा, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2014 को मंत्रिमंडल की 4 स्थायी समितियों की समाप्ति की घोषणा कर दी। मोदी आए भैया, मोदी जी ने बोला मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। छोटी सी गवर्नमेंट होगी लेकिन चलाएंगे बहुत ज़्यादा। ठीक। तो भैया उनने बोला ऐसा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्राकृतिक प्रकोपों के प्रबंधन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे समाप्त भी कर दिया गया है, ठीक, उसका कार्य कैबिनेट सचिव के अधीन गठित समिति करेगी। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के कार्य आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति करेगी। उसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का कार्य भी
आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति करेगी। ठीक, और अगर जरूरी हो तो पूरा मंत्रिमंडल इस मामले को देखेगा। ठीक, अब बात करते हैं मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्यों की। निम्नलिखित 4 कार्य इसके होते हैं। पहला, राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती है। ठीक, राजनीतिक मामलों की जो समिति है वो राजनीतिक मामले देखेगी। दूसरा, आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा उनमें समन्वय स्थापित करती है। ठीक, जो प्राइवेट है उनको नहीं, सरकारी बस। ठीक, तीसरा, नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेती है। कौन? नियुक्ति समिति। और चौथा, संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है कि भैया सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है। ठीक, उपरोक्त चार में पहली 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। किसकी? राजनीतिक समिति की, आर्थिक मामलों की समिति की और नियुक्ति समिति की। बाकी जो चौथी समिति है, संसदीय मामलों की समिति, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। सभी मंत्रिमंडलीय समितियों में से सर्वशक्तिशाली समिति होती है राजनीतिक मामलों की समिति, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। ठीक, बात करते हैं GOM तथा EGOM की समाप्ति की। अतीत से अलग हटकर कार्य करने का संकेत करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 मई 2014 को सभी मंत्री समूहों, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तथा शक्ति संपन्न मंत्री समूहों यानी एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अधिक जवाबदेही एवं सशक्तिकरण के लिए इसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब आए थे उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक, पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा 9 EGOM तथा 21 GOM की स्थापना विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए की गई थी, जैसे भ्रष्टाचार, अंतर्राज्य जल विवाद, प्रशासनिक सुधार एवं दूरसंचार के लिए मूल्य निर्धारण आदि। इन विषयों को मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्तुत करने से पहले इन समूहों में इन पर चर्चा करके निर्णय लिया जाता था। ठीक, फिर यूपीए 2 के दौरान 27 मंत्री समूह तथा 24 शक्ति संपन्न मंत्री समूह गठित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश के अध्यक्ष रक्षा मंत्री AK एंटनी बनाए गए थे। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम भारत की संसद की, जो कि आपका M लक्ष्मीकांत में सबसे बड़ा चैप्टर भी है। तो चलिए, थैंक यू।